क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्कूल पेपर्स में भी आ सकता है, हमने बना दिए ऑब्जेक्टिव, बट ये सब्जेक्टिव लायक भी है। ये आपको कहा जा रहा है, एक सॉल्यूशन हमने ली 0.01 मोलर AgNO3, राइट। ये सॉल्यूशन हमने ली और कितना वॉल्यूम लिया है इस सॉल्यूशन का, इक्वल वॉल्यूम तो V मान लेंगे। दूसरी सॉल्यूशन इसमें जो ऐड करी वो थी 0.2 मोलर NaCl। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को, बस गर्ल्स अब बातें बंद, ये 10 मिनट लेट होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसके बाद भी आप डीपीपी पेन कॉपी में एडजस्ट होते रहे, बस मुंह बंद कर लीजिए अब बिल्कुल। और किसी को लगता है उसको ये आता है, मेरे से पूछ लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि बात करेंगे, अपने और किसी काम में लगी। बट नाउ डू नॉट डिस्टर्ब मी। अगर मेरे को कोई भी सोल्यूशन मिक्स करनी है, तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप ये सोच लें एक अलग कंटेनर, दूसरा अलग कंटेनर, आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया, तो नया वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा। V और V को मिक्स किया, नया वॉल्यूम आ गया 2V। तो पहले तो ये सोचो, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, दोनों का वॉल्यूम VV है, मेरे को 10 ml 100 ml के चक्कर में ही नहीं पड़ना। यहां पर आपके पास 0.1 मोलर क्या है, AgNO3, और यहां आपके पास क्या है, 0.2 मोलर NaCl। अब सबसे बड़ा सवाल यहां आता है, आपसे मोलैरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पूछ ही नहीं सकते, पूछी ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है पूछनी। क्यों? ये दोनों रिएक्टिव चीजें हैं, ये आपस में रिएक्ट करके पता नहीं क्या बना रही हैं। तो आपसे मैं कैसे पूछ लूं कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी तब होती है जब दो नॉन रिएक्टिंग चीजें हो। मैंने आपको यहां दे दी रिएक्टिंग चीजें, अब आपको कैसे पता चलेगा रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है? अभी आप तीसरे चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पे हो, जब आप 2 साल की केमिस्ट्री पूरी पढ़ लोगे तब आपको पता होगा कि ये तो रिएक्ट करते ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बने हैं, या तो आपको हम बताएं ये रिएक्ट करते हैं, या आपको पता हो ये रिएक्ट करते हैं। तो अभी क्योंकि आप +1 में आपको पता ही नहीं है रिएक्ट करते, तो मैं रिएक्शन दूंगी इस क्वेश्चन में आपको। जब मैं डिस्कस करूं तो मुझे रिएक्शन देना पड़ेगा। ये बड़ा इजी है, +1 में आएगा आपके, ये वॉल्यूम 2 में आएगा ये रिएक्शन। AgNO3 प्लस NaCl मिलके क्या करते हैं, आपने शायद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ा होगा, बट हम क्योंकि 10th की आपकी मेमोरी पे नहीं बेस्ड है, तो हमें आपको बताना ही बताना है। तो यहां एक तो बन गया AgCl, और एक बन गया Na पॉजिटिव, और एक बन गया NO3 नेगेटिव। अब मैं किसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछूं? 3 सोल्यूट है इसके अंदर। ये कौन सा बाइनरी सॉल्यूशन थी कि पता है एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट। यहां पर कितने सोल्यूट मौजूद है? 3। किसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछूं मैं, पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की अगली लाइन है, नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो अब आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है? नाइट्रेट की। इन दोनों को मिक्स करके जो डब्बा है उसका वॉल्यूम डबल है, और उसके अंदर कितने नाइट्रेट हैं? भाई नाइट्रेट देने वाला सोर्स तो एक ही था, जितना AgNO3 है उतना ही नाइट्रेट है। तो इस डब्बे में 0.1 मोलर नाइट्रेट था, बाकी किसी से मेरे को परवाह नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं मांग रहा। अब 0.1 मोलर का मतलब क्या था बच्चों? 0.1 मोल 1 लीटर में। अब आप सोचिए, मेरे को यहां पर क्या करना है? अब मेरे को ये बात समझनी है, नई जो कंटेनर था उसमें नाइट्रेट की मोलैरिटी निकालनी है। नाइट्रेट की पुरानी और नई सिचुएशन को मैच करो। पुरानी सिचुएशन ये है, नई सिचुएशन ये है। पुरानी सिचुएशन में मोलैरिटी नाइट्रेट की कितनी है? AgNO3 की जो मोलैरिटी है वही NO3 की होगी, क्योंकि एक AgNO3 में एक NO3 है। तो इसकी मोलैरिटी कितनी, वॉल्यूम कितना, M1V1 इज इक्वल्स टू नई मोलैरिटी कितनी, M2, और नया वॉल्यूम कितना, सॉरी 2V कर दूं V2 लिखने के बजाय, जब आपको पता ही है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। कोई ये कहे आपने ये कंटेनर दफा कैसे कर दिया, इसको गायब कैसे कर दिया? 3 कंटेनर थे मेरे पास, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं और सिंपल पे आती हूं। इसमें नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थी M1V1, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स। इसमें नाइट्रेट के मोल्स कितने थे? 0। ठीक है, इसमें नाइट्रेट के मोल थे 0। इसमें नाइट्रेट की मोलैरिटी आपको निकालनी है, और वॉल्यूम आपके पास है 2V। अब आप निकाल लोगे, आ गया। तो इसने तो काम सिर्फ डाइल्यूशन का किया, पानी का किया, इसने तो वॉल्यूम बढ़ाने का काम किया, इसने नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ा भी नहीं।
तो ये क्वेश्चन काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे, माय इंटरेस्ट वाज ये मैं ही लूं, क्योंकि इसको बताने के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें और बता गई आपको। आपको टेस्ट के लिए तैयार कर रही हूं मैं, जो चैप्टर टेस्ट है पता नहीं कब ले पाऊंगी, मुझे दिख भी नहीं रहा मैं वेडनेसडे फ्राइडे को भी इसका ऑब्जेक्टिव कैसे लूंगी, क्योंकि पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करानी है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव को छेड़ूंगी, क्योंकि मैं बच्चा लेवल नहीं देना चाह रही, मैं अच्छा लेवल देना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स वेट, वेडनेसडे को आपका सब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन पे। इसमें ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन है, इतने नॉर्मल एचसीएल, इतने नॉर्मल एचसीएल वाला कुछ, जिसको मेरे को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। रुको मैं ढूंढती हूँ। हाँ, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की अभी परवाह मत करना, नॉर्मेलिटी आपको पढ़ाया नहीं तो आपके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मान के चलो। क्वेश्चन 9, अगर मोलैरिटी के लिए होता कैपिटल एम तो क्या करती मैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी में भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही मेरे को, तो आज पढ़ा लेती हूँ। तो आप ये देखिए, आपके पास एक इक्वेशन जो बनी हुई है ना पिछली क्लास से, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m3v3। नॉर्मेलिटी में भी हमने यही कहना है, सेम लगा दो, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल्स टू n3v3। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं मान लू ये मोलैरिटी के लिए था, तो क्वेश्चन सुनना मेरे साथ, इसके क्वेश्चन में ही ध्यान से कुछ घुसने वाली बात है। If you are supplied with 500 ml each of these two solution, 2 मोलर और 5 मोलर, दो HCl की सोल्यूशन आपको दे रखी है, दोनों HCl सोल्यूशन का आपको मोलैरिटी, क्योंकि मैं इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रही हूं, वो दिया हुआ है। भाई आज काफी बच्चे ऑनलाइन है, कैमरा ऑन कर ले, मैं भूल जाऊंगी वरना कि वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, करो पवित्र, शुरू में तो कर ही रखा था तुमने, प्लीज। तो 2 मोलर आपके पास एक कंटेनर, 5 मोलर एक कंटेनर, दोनों का वॉल्यूम सेम दे रखा है, 500 ml ईच आपके पास प्रोवाइडेड है। आई एम नॉट सेइंग मैंने मिक्स किया है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं बोली हुई कि आपने इस वॉल्यूम को मिक्स किया। यू आर सप्लाइड विद, आपको सप्लाई कर रखा है हमने दोनों कंटेनर 500 ml के, जिनकी ये मोलैरिटी है। अब आगे क्या कहा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, आप इससे कितना वॉल्यूम नई सॉल्यूशन का बना सकते हो, बशर्ते उसकी मोलैरिटी 3 आए। तो अगर आप सिंपल अर्थमेटिक से देखें, सिंपल देखें, 500 और 500 से 1000 ml ही बनेगा, लेकिन वो जो 1000 ml सॉल्यूशन बन के आएगी ना, उसकी मोलैरिटी 3 नहीं होगी। क्वेश्चन ये है, कहीं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा वी मिक्स दीज टू सॉल्यूशन, नो, वी सप्लाइड यू विद दीज टू सॉल्यूशंस। जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो एक का वॉल्यूम आप फिक्स करो कि हम पूरा यूज करते हैं, दूसरे का वॉल्यूम कितना वो देखना है, क्योंकि मेरे को 3 मोलर बनाना है। तो अब इसके अंदर आप लोग किसका वॉल्यूम फिक्स करते हो, और मतलब करिए मेरी तरफ से, कैसे करिए, आप इसमें वैल्यू पुट करिए। 2 मोलर, इसका वॉल्यूम मैंने 500 ले लिया पूरा, और 5 मोलर वाले का मैंने x ले लिया, मुझे पता नहीं कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 3 मोलर पे रोकनी है बात। अब आप एक चीज सोचो, ज्यादा मोलैरिटी वाले के आगे मैंने x लिया है, अब मेरे को बच्चे बताएं यहां पर वॉल्यूम कितना आया। सॉरी बच्चों, इसको सही तरीका जो था लिखने का 500 प्लस x था। जिन्होंने कर लिया है शांति रखे, जिन्होंने नहीं किया है मेरे को इसका x दें। क्लास स्टार्ट हो गई है, बच्चे पानी की बोतल क्यों भर रहे हैं? नेहल, जब तुम्हारी क्लास शुरू हो जाए उसके बाद अगर कोई बोतल भरने जा रहा है तो रिपोर्ट रिपोर्ट इट टू मी। ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, प्यासा रहने दो चलेगा। मतलब हम इतनी प्यास अगर नहीं झेल सकते तो हम वैसे ही नॉन मेडिकली नहीं बने। कितना आया एक्स? 250 आया। अब देखना आपका ऑप्शन है 250 का।
आपको पता है ये x आ गया 250, अगर ऑप्शन हो भी तो भी, मतलब कई बार ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन सोचने में दिमाग लगाने में हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, आ गया हमको और 250 टिक कर सकते हैं, शायद ऑप्शन 250 मिले भी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ललचाने के लिए दे रखा है 250, पक्का देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम आप कितना बना सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना 750। मैं वेट कर रही हूं इसमें एक डाउट की, एक क्रॉस क्वेश्चन की, मैक्स वही इसी तरह का डाउट। अभी रुको, इसी से रिलेटेड एक आसान डाउट, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? तुम्हारे डाउट पे भी आ रही हूँ, मेरे को यही वेट है, तुम ना पूछो तो मेरे को पूछना ही पड़ेगा। कैसे पता चलेगा किसका पूरा लेना है और किसका एक्स करना है, राइट? यही यहाँ पे सवाल है, क्योंकि अगर आप इसके आगे एक्स कर दोगे, इसके आगे 500 कर दोगे, शायद आंसर कुछ और आ जाए। कोई मेरे को दिमाग लगा के दे सके कि यही तो होगा और क्या होगा, इसका हिंट दे रही हूं। बनाना क्या है और किस किस से बनाना है? एक की मोलैरिटी इससे ज्यादा है, एक की मोलैरिटी इससे कम है। कौन सी सॉल्यूशन को आप बिंदास पूरा ले सकते हो कि इससे तो वो एक्सीड कर ही नहीं सकता, इससे तो वो एक्सीड कर ही नहीं सकता। 2 मोलर 3 मोलर से तो ऊपर नहीं जा सकता, 2 मोलर तो पूरा उड़ेल दो। जब मैंने 2 मोलर पूरा उड़ेल दिया, फिर मेरे को हाई, अब तुम्हारा डाउट, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अगर मैंने पूरी डाल दी तो शायद 3 मोलर से ऊपर आ जाए। मेरे को कन्फाइंड किया गया है, तुम 3 मोलर से ऊपर नहीं जा सकते। और अगर मैंने 5 मोलर, क्योंकि उसकी मोलैरिटी ज्यादा है, तो मेरे को इसको तो पूरा मानना चाहिए, इसका तो पूरा डाल दो। फिर देखते हैं, यहां से बूंद बूंद डालेंगे, 2 मोलर से 2.1 बनाएंगे, 2.5 बनाएंगे, 2.8 बनाएंगे, जैसे ही 3 मोलर आ जाएगा रोक देंगे। बाकी और ये भी पूछा जा सकता है, विच सोल्यूशन इज लेफ्ट। अगला इसके अंदर का मैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप और 3 ऑब्जेक्टिव दे दूं एक पैराग्राफ पे, जो आते हैं जेई एडवांस में, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा बचेगा पीछे और कितना। ये बचेगा पीछे कितना, वो आपको पता ही है, 250 ml यूज हुआ तो 250 ml पीछे बच जाएगा। तो जो कम है वो तो पूरा ही डलेगा, जो ज्यादा है वो चुन चुन के डालना होगा। क्लियर हुआ कुछ? अब एक और क्वेश्चन है ऐसा डीपीपी में, आखिरी, वो मैं नहीं करा रही, वो होमवर्क है। जब एक मैंने करा दिया तो 13th है शायद, शायद इसको आप एक बार खुद ट्राई करें, नहीं करेंगे तो अगली क्लास में सबसे पहले मैं फिर ये ले लूंगी। क्लियर? तो डीपीपी 5 को अगर मैं देखूं तो यही 2 क्वेश्चन ही छोड़े थे शायद मैंने, दोनों मेरे को डाउट सेशन में भुगतने में आ गए। तो मेरी तो सलाह ये है कि बहुत सिंसियरली, मार्क दिस वर्ड सिंसियरली, क्लास में ही पूरी डीपीपी कर लो, ज्यादा डाउट डाउट का चक्कर ही ना पड़े। कि अगर मेरे को इतनी छोटी डीपीपी देने के बाद फिल्टर होके 3 ही क्वेश्चन डाउट में, हर किसी ने मेरे को इन 3 के लिए बुलाया तो 2 के लिए बुलाया, आई टेक टेक देम ऑन दिस, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा आने की? चलेगा ये सबके साथ? गुनीश आर्यन चलेगा? तो आज के जो तुम्हारे डाउट अगर रह भी गए हो, शायद अभितेज के रह गए थे, तो लेते जाइएगा डाउट्स, ठीक है, जाते वक्त। अब मैं आज के नए टॉपिक पे आ रही हूं। इन सब चीजों को मिला दूं, अगर पूरा चैप्टर मिला दूं, वो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हटा दो, पूरा चैप्टर मिला दूं तो एक साथ एक टॉपिक में आता है स्टोइकियोमेट्री। जिसको पिछले किसी भी टॉपिक में इशू होगा, उसको मेरे को निकालने का मौका फिर मिल जाएगा, मतलब आई कैन रिजॉल्व। तो मैं आज जब आपका टेस्ट सेट कर रही थी तो मैंने खुद ही डिसाइड किया है कि एक क्लास में तो मैं आपसे जेई में आए हुए पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जेई नीट में आए, एक क्लास में तो मैं जरूर लूंगी और देखूंगी आपकी पकड़ क्या है। लेट्स सी वो कब मिलता है, कैसे मिलता है मेरे को मौका, बिफोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स। स्टोइकियोमेट्री क्या है, इस चैप्टर में से अगर किसी ने एक ही क्वेश्चन देना है तो वो यहीं से देगा, क्योंकि इसमें मोल मोलैरिटी सब आ जाता है। नॉर्मेलिटी को अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी आप आखिरी दिन आप करने लायक होंगे, मैं ज्यादा फैलाना नहीं चाह रही, आई वॉन्ट टू स्टिक टू लास्ट टॉपिक, थोड़ा कवर हो जाए, फिर नॉर्मेलिटी के लिए मैं लूंगी ही लूंगी टाइम। तो आज अगर मेरे हिसाब से क्लास चल पाई तो मुझे लगता है स्टोइकियोमेट्री एंड एलआर लिमिटिंग रिएजेंट दोनों हो जाने चाहिए विद गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो मेरा अंदाजा है, बाकी आपके चेहरे बताएंगे। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या, ये शब्द का मतलब क्या है?
स्टोइकियोमेट्री वर्ड का मतलब पूरी केमिस्ट्री में एक बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो होता है। कोई तुमसे वैसे ही पूछे, ठीक है ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर मैं कहूं इसमें क्या चीज ढूंढनी और देखनी है मेरे को, केमिस्ट्री नहीं, रिएक्शन नहीं, लैब बिल्कुल नहीं, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखने हैं। इनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ये मैंने रेड कलर से गोला किया है, लिखा है बस। तो अगेन इसको आप जितना ओरल करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। आ जाओ, जितना यहीं आगे ही बैठ जाओ, सौरिश के पास या चेतन के पास, ये दो ही जगह हैं। तो आपके पास अगर आपको बैलेंसिंग आती है, जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था, तो आप इसमें घुस तो सकते हैं, सही गलत तो देखेंगे। पहले मेरी कोशिश ये रहेगी तुम लोगों से इसके ओरल भी करवा सकूं, कॉन्फिडेंस आए, फिर आपको थोड़ा गंदी कैलकुलेशन देंगे। इसमें कोई टॉपिक नहीं है, इसमें सीधे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल शुरू हो जाती है। सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इसमें आता है मास मास रिलेशनशिप। कितने ग्राम से कितने ग्राम बनेगा, ये बस अब उठाना मत इसको, कितने ग्राम से कितने ग्राम बनेगा, ये कोई मुझसे पूछे तो उसको कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। सभी की कॉपीज में आई विश ये बैलेंस्ड इक्वेशन आए। 4 क्वेश्चन मैंने इसी पे कराने हैं, ये इक्वेशन लिख लो सारे आज की डेट में। ये स्टोइकियोमेट्री का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक है। तीनों कैटेगरी एक ही रिएक्शन में करा दूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से अगर रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समर कैमरा ऑन कर लो बच्चा, अभी तुम भी। तो जहां पर भी दिक्कत आए, अभी, समर, केशव, पवित्र, प्लीज इंटरप्ट करना, ठीक है। आज की क्लास में थ्योरी कुछ नहीं है, पब्लिक रिस्पॉन्स पे होती है आज की क्लास। सो आपके पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। दीज रेड मार्क्स मींस मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट लगाना है इन रेड मार्क्स पे। कैसे लगाना है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन मैं हटा रही हूं ये मान के कि आपकी कॉपी में लिखी हुई है। इस ऊपर वाली इक्वेशन पे मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ करवा रही हूं। आपसे पूछा जाता है कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा अगर मैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट खरीद के लाई हूं और उसको रिएक्ट करती हूं। तो आई एम फोकसिंग टू माय बेसिक्स जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। अभी नोट मत करना, अभी पहले तो ओरली निकलवाना है। क्वेश्चन क्या दिया मैंने नीचे, 50 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो ये कितना बना, यही है। अगेन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मोल्स फर्स्ट। कैल्शियम कार्बोनेट शायद याद हो गया, इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है, इसीलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन ये पकड़ते हैं। इसमें मोलर मास 100 ग्राम है, आपको 100 से डिवाइड करना है तो लिए आसान होगा। तो ये कितने मोल है, आधा मोल, राइट। 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड बनता, 1। आधा मोल होगा तो दैट्स द आंसर, हाफ मोल। बस मेरे से ग्राम पूछ लिया तो इसके आधे मोल में ग्राम्स निकाल लेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये है 40 और ये है 71, तो कितना आया, 131। पब्लिक की मान ली मैंने बात यहां पे। ये तो P4 का आ गया यार, ये आ रहा है, पता लग गया कितने ग्राम। अब इस क्वेश्चन को तुम आधे पेज में करो कि एक लाइन में करो, तुम्हारा हेडेक है। ये है आज की क्लास। तो जो आपको मोल कॉन्सेप्ट वाले दिन किया था, हर चीज को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, कितना भी आसान दिख रहा हो लपक के उसका आंसर नहीं दोगे, क्योंकि जैसे ही तुम लोग बिना मोल में कन्वर्ट किए हुए आंसर देने लगोगे, कोई दिन ऐसा जरूर आएगा 50 ग्राम से 50 ग्राम बना दोगे कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 50 ग्राम से इसका 50 ग्राम बनेगा। भूल जाते हैं जल्दबाजी में। सो पहले हर चीज को आपने मोल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर की तरफ जाना है, ठीक है। तो चलिए, मास मास रिलेशनशिप में किसी को करना हो ये क्वेश्चन नोट तो डू इट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो जो भी, अगर मैंने मास देके मास पूछ लिया तो
वो है मास मास रिलेशनशिप। अब मैंने ये लिखा है अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है इस बात का, जस्ट बता दूं अगर आप नोट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन को देख के ये समझना कितने मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं। बस इसको मैं अगर कहीं लिख के दूं अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तुम्हें क्या मिलता है वो तुमको यहां नोट करना है। एवरीबडी हो जाएगा ये, कनुष हो जाएगा। इस वाले टॉपिक में आप सभी लोग कोशिश करना, मतलब डाउट सेशन नहीं, खुद कोशिश करना। और डाउट सेशन लो, लेकिन आके हमें ये बताओ ये इतना हो गया, इसका पहला स्टेप हो गया, इसका दूसरा स्टेप हो गया, पूरा पूरा नहीं। कोशिश ये करना, लास्ट टॉपिक है तो लेट्स क्लोज दिस ऑन ऑन अ गुड नोट। तो अब ये तो चलो पता नहीं मैंने इतना लंबा कर दिया है, बट आपको पता है कि यहां पर आपको क्या करना है, मास मास रिलेशनशिप। अब इसमें मैं आपके पास लेके आती हूँ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक बार सुन लेना ये, ठीक है। मुझे पता है मेरे को आंसर दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी, आप लोग मेरे को वैसे ही आंसर बता दोगे। बैलेंस इक्वेशन है आपकी कॉपी में सबके पास। सेम इक्वेशन में कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का एट एसटीपी, डिफरेंट कलर से लिखने का मतलब है इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। एसटीपी जैसे ही आ जाए तो मैं रिवाइज करा दूं, मेरी क्लास भूल ना गई हो। किसी भी गैस का एक मोल का मतलब क्या है, फिर वो गैस कुछ भी है उसका नाम मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता, राइट। तो अब मुझे पता है एट एसटीपी हर गैस के एक मोल का वॉल्यूम इतना होगा, आधे मोल का कितना होगा, वगैरह वगैरह, वो अब कर लेते हैं, मैं प्रैक्टिस करा के आई हूं। कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का एट एसटीपी ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होगा अगर मैं वही 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दूं तो। मुझे पता है एक मोल से कितना प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल, यानी 100 ग्राम देती तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 22.4 लीटर। 50 ग्राम दिया तो मोल में कन्वर्ट कर दूं, आधा मोल, आधे मोल से कार्बन डाइऑक्साइड आधी, तो 11.2 लीटर्स। ये हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास देके तुमसे वॉल्यूम निकलवाया जाए उसको कहेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इफ एनीवन वांट टू नोट इट, कि कल को इसमें ना कंफ्यूज हो कि मेरे को कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आती, तो एटलीस्ट आपके पास कैटेगरी मेंशन्ड हो कि मास वॉल्यूम कैटेगरी क्या होती है। एक चीज का मास दे के दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछ ले, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं प्रोडक्ट में से मास दे के रिएक्टेंट में से वॉल्यूम पूछ सकती हूँ, वो एक ही बात है। वही करूंगी शुरू थोड़ी देर में जब आपको एक बार बेसिक बता लूं। लो, आप ही में से किसी के लिए मैंने, बस गिरी रहने दो, ज्यादा ज्यादा शांति, उसको भी नहीं उठाने दी तुम भी। रिलैक्स, उसे जाते वक्त उठाना बस। गला मेरा सूखता है, पानी तुम लोग पीते हो, कितने बैड मैनर्स। मेरे सामने हर तीसरे मिनट एक बोतल का ढक्कन खुल रहा होता है, उससे मेरा गला और सूखता है। चलिए, हो गया ये सबके पास। जब तक ये लोग नोट कर रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, फुल रिस्पेक्ट टू देम भाई। मुझे बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो नीचे लिखा हुआ है। जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए मैंने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो देखो, इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है। कहा ना कभी किसी ने आके स्टोइकियोमेट्री इज डिफिकल्ट, तो मैंने उसे बहुत मारना है, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी मोलैलिटी डिफिकल्ट कहे समझ आता है, डेंसिटी एंड ऑल उसमें है डिफिकल्टी, आई एग्री। स्टोइकियोमेट्री में मत कह देना मेरे को डिफिकल्ट है, मैं यही स्लाइड खोल के तुम्हारे सामने रख दूंगी, क्या डिफिकल्ट है। सिर्फ तुम्हारे जब रास्ते हम बदल देंगे, रिएक्शन बदल देंगे, मोलर मासेस बदल देंगे, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। सो सेकंड क्वेश्चन अगर नोट हो गया हो तो मैं थर्ड क्वेश्चन सबको एक बार दिखाना चाहूंगी, मैंने तो कर भी नहीं रखा। ये भी मास वॉल्यूम है। मुझे कहा गया कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 36.5 ग्राम HCl यूज हुआ हो। मुझे पता है 2 मोल HCl से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। 36.5 का मतलब क्या है, 1 मोल। क्या ये बात क्लियर है सबको? 36.5 मोल, 36.5 ग्राम का मतलब है 1 मोल HCl। 1 मोल HCl से आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी मींस 11.2 लीटर्स। हो जाएगा ये, मींस वी आर गुड टू गो फॉर गुड लेवल क्वेश्चंस। आखिरी करो अपनी अपनी कॉपी में इसको।
जवाब दो, जरूरी नहीं है ये लिखना, क्योंकि डीपीपी में मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस तुमको। बस अब इसमें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल तुम्हारा बढ़ाते जाएंगे। आंसर ना बताना मेरे को, बस खुद कर लो, ये मुझे लगता नहीं आंसर बताने की जरूरत पड़ेगी। कितना O2 इज रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ O2। जब भी मैं वॉल्यूम पूछ रही हूं, मेक श्योर नीचे एसटीपी मेंशन्ड हो, ठीक है। कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होगा, सॉरी, रिक्वायर्ड है टू बर्न मीथेन गैस कंप्लीटली। और कितना मेरे पास मीथेन गैस बोला है, 1 मोल। अब अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो यही पूछ लिया है इसके अंदर, 2 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम, 44.8 लीटर्स। स्टोइक्योमेट्री ढूंढ के करते हैं बच्चे सबसे पहले, कि इसके बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो अब मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्या लाऊंगी, मुझे पूरा 1.5 घंटा जस्टिफाई भी करना है और जेई और नीट के क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा, इतना ज्यादा इजी नहीं दूंगी, 1 मोल ग्राम्स में दे दूंगी कि तुमको मोल निकालने पड़े बस। और आप बताइए मैं क्या डिफिकल्टी दे सकती हूँ इसमें, दे ही नहीं सकती, है ही नहीं आपके सामने। तो चलें आगे। केशव, आप लोगों का नोट हो गया? पवित्र, समर, नोटेड? यस मैम। कोई भी चीज नोट नहीं हुई तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं आती हूं कुछ अच्छी प्रैक्टिस पे। ये तो मेरे को स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, आपको टॉपिक कैसे हैंडल करना है वो सिखाना था। क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितने मोल्स, पूछी मोल्स में लिया, चलो ये तो बढ़िया हुआ, बनेंगे अगर 0.535 ग्राम ऑफ NH4Cl इज डिकम्पोज्ड कंप्लीटली बाय NaOH। तो मेरे को NH4Cl के कितने ग्राम्स, अगर अब मेरे को क्वेश्चन से पहले इसमें क्या करना होगा बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मुझे पता है 1 मोल NH4Cl से 1 मोल अमोनिया बनता है, तो वेरी सिंपल, कोई मेरी हेल्प कर सके, NH4Cl का मोलर मास बताओ। 58, 53, ओके, तभी 5 ये दिया है, बस बस बस। नंबर ऑफ मोल्स क्लियरली आ गए, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए थी, बस मोलर मास चाहिए था। तो क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स 10 की पावर -2 की -3 -2। तो इतने मोल्स, कितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, सेम। बस इतनी देर क्वेश्चन लिखने में ना लगी होगी हमको, जितनी देर में आराम से हमने कर लिया। सॉरी, क्लियर हुआ कि जो आपको चीज दी थी ग्राम्स में, आपने उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट किया। बस मैंने आपको यही कहा था, यही डिफिकल्टी लेवल में ला सकती हूँ, या तो आपके लिए इक्वेशन अनदेखी हो, वो आपको नहीं पता हो कि कैल्शियम कार्बोनेट की आदत पड़ी हुई है, या आपसे हम मोल्स निकलवा लें, बस। इससे ज्यादा अभी तो नहीं, अब धीरे धीरे लाऊंगी मैं थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सबसे ये क्वेश्चन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने मोल होगा 1 ग्राम में, 0.5 मोल। उसको अगर ऑक्सीजन में बर्न कर दूं मैं, तो कितने मोल हाइड्रोजन वाटर के निकलेंगे, पहले मेरे को वो चाहिए। 0.5 मोल्स, 1 मोल से 1 ही मोल आ रहा है, मैंने बैलेंसिंग डिफरेंट करी। आप वो भी कर सकते थे, यहां 2 लिख के यहां 2 लिखते, बट मेरी इच्छा थी कि कोई तो हमारे में से फिर हाफ ले आएगा, इसलिए मैं ही पहले ले आई। तो अगर बैलेंसिंग फ्रैक्शनल वाली करनी पड़े तो प्लीज हेजिटेट मत करिए, राइट। तो अब मेरे को 0.5 मोल से कितने वाटर बनेंगे, 0.5 मोल्स। जैसे ही मेरे को पता चल गया कि 0.5 मोल वाटर बने, फिर मेरे को पूछा क्या है, मॉलिक्यूल, 6 × 10⁻23, आपके पास आ गया आंसर। तो मैंने इस स्टोइक्योमेट्री में अब क्या लगा दिया, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल आ गया, मॉलिक्यूल तो निकाल ही लोगे, मोल आ गया वॉल्यूम निकाल लोगे, मोल आ गया तो ग्राम्स निकाल लोगे, वो आप कर ही लोगे, ये मान के हम चल रहे हैं। ये लोग लोन दे के मानेंगे मेरे को, कोई खास कॉल नहीं है जी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैन आई मूव नेक्स्ट? ये छोटे छोटे क्वेश्चन करा के फिर डीपीपी का हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे जो शायद थोड़ा डिफरेंट हो। डिफिकल्ट तो इसमें कोई मैं ला ही नहीं पाई, डिफिकल्ट तो मुझे इसमें मिल ही नहीं रहे। ऑल योर्स, मैं आराम से रिलैक्स कर रही हूँ।
चाहे तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, सोच सको तो। इसमें पेन वैसे उठना भी नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ के इक्वेशन देख के समझ लो तो मुझे लगता नहीं इसमें पेन उठाने की जरूरत है। किसी को एल्यूमिनियम का मोलर मास चाहिए तो मैं दे देती हूँ। जितने मोल यहां ले रहे हैं उतने ही मोल हम यहां ले रहे हैं एल्यूमिनियम के। इस बात को समझो, क्यों निकालना 2/27 कितना होता है। दोनों में ही 2/27 मोल, 2/27 मोल। सेम मोल लेके हाइड्रोजन तो सेम ही आएगा, रेशो इज 1। मेरे को कितनी मेहनत लगेगी क्वेश्चन लिखने में, पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखने में। बस अगर आपके जेई नीट में आएगा, आपको ये इक्वेशन नहीं देंगे। आपके स्कूल पेपर में आएगा, आते हैं स्कूल पेपर के क्वेश्चन, ये इक्वेशन नहीं देंगे। फिर क्यों नहीं देंगे? शायद 10th क्लास में पढ़ा के भेजा एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक एलिमेंट, और ये वाली इक्वेशन क्लास 10th की एनसीईआरटी में मैं देख के आई हूं। ये फर्क आपके लिए होगा। जैसे इक्वेशन हमें सोचनी पड़ गई, शायद कोई वहां परेशानी में आए। अदरवाइज नहीं याद है आपको तो याद करने की ट्रिक देखिए, सिंपल है। वैसे तो आप आई डोंट नो ये आप अभी समझ पाएंगे कि नहीं। एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया। जब हम एक दो चैप्टर और पढ़ लेंगे, एक चैप्टर हमारे पास आएगा रेडॉक्स, उसमें बताया जाएगा एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, उसके पर चार्ज +3 होता है। आपको 9th में बताया गया ये कि सोडियम पे +1 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है। तो वो बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है। +3 होता है, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बना दिया, और क्वेश्चन बता रहा है हाइड्रोजन गैस भी निकली है, तो आपने हाइड्रोजन गैस कर दी। और बैलेंसिंग आप कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। NaOH वाला आपको याद होना चाहिए, ये कुछ अलग तरीके से बना है, राइट। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे ऐसे वाला क्रिस क्रॉस वाला या चार्जेस वाला। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये आपको लर्न ही होना चाहिए। स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसके रिएक्शन स्कूल वाले नहीं देंगे क्योंकि 10th और 9th में बताए जा चुके। तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। वंस यू आर विद रिएक्शन, फिर तो रेशो सेम ही दिख रहा है। फिर तो मैं रिगार्डलेस है मैं 2 ग्राम देती या 20 ग्राम देती। एनीबडी इंटरेस्टेड टू नोट इट? फिर मैं आगे डीपीपी के क्वेश्चंस पे जाती हूँ। सॉरी, ये नोट करिए तब तक। और जिसको नोट नहीं करना है उन लोगों को मैं डीपीपी का क्वेश्चन 2 करने को कह रही हूँ। पहले मेरे को बताइए, बहुत गलत जगह डिस्ट्रैक्ट हो गए यहां। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डीपीपी 6 डन और नॉट डन? सेकंड क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैंड रेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर उन्हें कोई डाउट हो। मेरे सामने से सेकंड क्वेश्चन पे डाउट आ गया है। सुहानी, ये तो बड़ा क्लियर क्लियर सा है, देखें एक बार। चलो, ये दिया आपको, रिएक्शन चेक कर लेना पहले तो बैलेंसिंग। फिर कहा ये नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज यूज करती हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस इतने मोल्स ऑफ HNO3? कितने मोल? 7.33। मेरे को 7.33 मोल्स HNO3 के इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने हैं। कितना NO2 लगाऊं मैं उसमें सुहानी? हाउ, तुमने यही बोला है ना करने को, तो यही रहो। हाउ मच NO2 आई शुड नीड? अगर एक फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड इस तरह से बनाया जा रहा है, तो 7.33 मोल HNO3 बनाने के लिए मैं कितना NO2 लाऊं? पहले तो मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाऊंगी। 3 मोल NO2 के कितना HNO3 बनाता है? 2 मोल्स। 1 मोल NO2 का कितना HNO3 बनाएगा? 2/3 मोल्स। यानी मुझे पता चल गया 2/3 मोल्स HNO3 बनाने के लिए मुझे मार्केट से 1 मोल NO2 लाना है। तो 7.33 के लिए कितना NO2 लाना है? दैट्स इट। बस मैंने आपको यहां कॉम्प्लिकेशन क्या दिया, पिछले मैं 1-2 मोल में ही खेल रही थी, अब मैंने 7.33 मोल दे दिया। आपको सिर्फ ये मैथमेटिकल ट्रैप दिया, या मैथमेटिकल ट्रैप से ऊपर मैं क्या ही दे लूंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन हो गया सबका? करो, मैं वेट कर रही हूं। और जिनका थर्ड भी हो गया, फील फ्री टू डू फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ मेरे लिए छोड़िए।
जिनका थर्ड भी हो गया खाली मत बैठो, करते रहो इस डीपीपी में। 10th क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो तुम लोग, नहीं 9th तक आराम से कर सकते हो, 10th नहीं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, 9th तक खींच दो। लीजिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कहता है ग्रेफाइट का कितना मास मैं बर्न करूं ताकि इतना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। C+O2 गिव्स CO2। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे पता है ग्रेफाइट का 12 ग्राम अगर मैं बर्न करूं तो उससे मतलब 1 मोल से 1 मोल आता है। ये तो मैं 12 ग्राम क्यों ही लिखूं, आई शुड नॉट राइट। ये बात क्लियर है बच्चों। 1 मोल ग्रेफाइट अगर मैंने बर्न किया तो उससे 1 मोल CO2 बनेगा। इसके बाद मेरे से पूछा है 13.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना ग्रेफाइट मैं मार्केट से लाऊं। तो CO2 के 13 ग्राम में पहले तो मोल्स निकालो, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए क्योंकि क्लैरिटी माइंड में क्या है, मेरे को हर चीज का पहले मोल्स निकालना है। तुम वो यूनिटरी मेथड ग्राम ग्रुप में फंस गए तो गए। अभी तुम लोग नहीं कई बार मैनेज कर सकते, और क्यों लंबा रास्ता लेना, लंबे रास्ते में होता ही है रिस्क गिरने का। तो 13.2 बाय 44 कोई बताएगा कितने मोल्स हैं? 0.3 मोल्स। मेरे को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी थी तो कितना मोल कार्बन चाहिए था? ग्रेफाइट 1 मोल। मेरे को 0.3 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, कितना चाहिए होगा? सेम 0.3 moles of graphite is required। अब इस क्वेश्चन में मास पूछ लिया ग्रेफाइट का, तो 1 मोल ग्रेफाइट का मास कितना होगा? क्यों कनुष? 12। 0.3 का कितना होगा? तो ये मत पछताना है ये नहीं हुआ मेरे से, ये क्यों पूछ लिया। डोंट डू दिस। अब करो, अगले से शुरुआत करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको एक इक्वेशन अगलों ने प्रॉपर बैलेंस दी है, वहां हम आपको तंगी नहीं कर रहे, राइट। इसमें कहा गया है आप निकालिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा अगर 50 ग्राम चौक, चौक क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और देख के याद आ जाएगा आपको ये कितने मोल है? 50 ग्राम 0.5 मोल है। कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए? अब पूछ लिया वो सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास मास ग्राम्स में पूछ लिया, तो कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा अगर मैं 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाऊं। मुझे पता है मैंने एक वर्ड मिस किया इस क्वेश्चन में, बट पहले मैं बिना परसेंटेज के बात करूं तो क्या दिक्कत है? 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए होता है, आधे मोल के लिए कितना चाहिए होगा? आधा मोल। और आधा मोल H2SO4 मतलब कितने ग्राम? H2SO4 के 1 मोल में 98 ग्राम होते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 49 ग्राम्स। काश ये क्वेश्चन इतना सिंपल होता। इसमें सिर्फ एक बात कह दी, 60% ऑफ H2SO4। यहां से मेरे क्वेश्चन की वैरायटी बिल्कुल बदल जाएगी। 60% ऑफ H2SO4 का मतलब कि मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म घुसा के ले आई इसके अंदर, यानी कि H2SO4 की जो बॉटल दी थी आपको या जो बॉक्स दिया था उसमें क्या लिखा था? ये 60% बाय मास है, मतलब इसका पूरा 100 ग्राम डालोगे तो 60 ग्राम H2SO4 पहुंचेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। आपको अगर 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डालना है तो आप इस डब्बे में से कितना उठा के लाओ? सोचो, आप 100 ग्राम डब्बा था, 100 ग्राम का, 100 का 100 ग्राम डाल दोगे तो 60 ग्राम चला जाएगा। आंसर गलत। आपको कितना डालना है? 49 ग्राम्स डालना है। तो अब आपको क्या करना है? आपको वो अमाउंट निकालना है X जो आप इसमें से डालें, राइट, जो आप इसमें से डालें, और उसका कितना आपको चाहिए? कितना आपकी रिक्वायरमेंट है? 49 ग्राम्स। कितने का 60% 49 ग्राम होगा? ये है मैथ्स बचपन की। आप इसमें से कितना निकालो कि उसके अंदर 50 ग्राम आए। कोई यूनिटरी मेथड से भी कर सकता है, नहीं पसंद आ रहा ये भाई पूरा 100 ग्राम का डब्बा उड़ेल दूंगी तो कितना आएगा? 60 ग्राम, राइट। तो मैं इसको यूं भी लिख दूं कि अगर मेरे को कहा जाता 60 ग्राम डालो तो मैं पूरा 100 ग्राम का डब्बा डाल देती इसके अंदर, लेकिन मेरे को कितना डालना है? 49 ग्राम्स।
49 ग्राम्स डालना है तो मैं क्या, मैंने उल्टा करनी, ठीक है, 49 ग्राम डालना है तो मैं क्या करूंगी, 100/60 इंटू 49, वही बात आएगी। तो दोनों में से जो मर्जी आए तरीका आप पकड़ लो। मैंने तो ये तरीका लिया कि मेरे को डालना 49 ग्राम है, कितना डालूं, x, जितना भी डालूं उसका 60% होना चाहिए 49, क्योंकि 60% सोल्यूशन डाल रहे हो। आपको ये नहीं जमा तो आप ये कर लो भाई, 60% H2SO4 दिया है ना, तो 60% का मतलब क्या होता है, 60 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। पूरा 100 ग्राम का डब्बा डालती तो सोल्यूशन इस रिएक्शन में कितना जाता, 60 ग्राम। मेरे को कितना चाहिए, तो 100 ग्राम नहीं डालना उसमें से उठा के, 49 ग्राम के लिए कितना आया वो आपका आंसर होगा। दिस इज हाउ नाउ कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोइकियोमेट्री विल बी मर्ज्ड। एंड ये सबसे मुश्किल पड़ जाता है जब परसेंटेज में आए। चेक weight of Fe which will be converted into its oxide, यानी Fe को समीर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उसके ऑक्साइड में, जो कि है Fe3O4। अब किससे कन्वर्ट करना है वो भी दे रखा होगा, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम माने वाटर। तो अब पहले तो मेरे को बैलेंसिंग कराओ। अब मुझे पता है इसमें एक चीज और आएगी, हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। यही डाउट था या आगे कराऊं समीर, समीर आगे कराने की जरूरत है? तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है बैलेंसिंग, इसलिए नो फन, मैंने ऐसे ही की है, तुम लोग अपना करो। क्या चीज, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, कम ऑन, 18 ग्राम स्टीम दे रखी है। 18 ग्राम स्टीम माने 1 मोल। ये इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं बालक, कोई बात नहीं, होता है, करो अच्छे से करो। चलिए अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट पे जाऊं, 9th क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले 16th क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट का है। मैं लिमिटिंग रिएजेंट लाऊं उससे पहले मैं स्टोइकियोमेट्री का एक आधा क्वेश्चन और कराना चाह रही हूं इन्वॉल्विंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। अब ये क्वेश्चन क्या है, जो मेरी डीपी में 16th क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाऊं जिसके साथ रिएक्ट करना है मुझे, वो भी दे दिया। मतलब हाउ मच ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद HCl सॉल्यूशन, जो 25 ml की है और मोलैरिटी उसकी इतनी दे रखी है। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट एवरीथिंग इन मोल्स। क्या मेरी क्लास बता सकती है इसमें मोल्स कितने, M1V1, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब अगर इसमें कोई मेरे से कहे कि भाई मेरे को तो बड़ा बेसिक से दोबारा जाना है, मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.5, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे निकालने हैं, वॉल्यूम कितना है 25 ml, यहां मिलीमोल से काम नहीं चलेगा, मेरे को 1000 लाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को प्रॉपर मोल्स निकालने हैं। तो इससे कोई मेरे को हेल्प कर दे, बताए नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने आए, 0.0125। एवरीवन, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब 2 मोल HCl के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, राइट? 1 मोल के लिए आधा, तो इतने मोल के लिए इसका भी आधा, इतने मोल HCl, सॉरी 2 मोल HCl के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है, यानी कि जस्ट आधा। अब मुझे पता है HCl के कितने मोल्स हैं, गिवन है मेरे पास, तो कितने मोल्स मेरे को इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए होंगे, 0.0125 का भी आधा। 1 मोल में कितने ग्राम्स होता है, 100 ग्राम। इतने मोल में कितने ग्राम होगा, रिपोर्ट कर लेंगे आंसर। ये स्कूल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जबकि देखा जाए, अगर आपने खुद देखा, इसमें कैलकुलेशन में कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, 25 और 5 का टेबल आप सबको आता होता है, इतने मोल्स। और इसको अगर मेरे को ग्राम्स में कन्वर्ट करना था तो क्या करना था, 100 से मल्टीप्लाई करना था। इसे संभालिए कॉपी में, और कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग, इसमें कोई डाउट है तो वेटिंग। कि आपको नंबर ऑफ मोल्स देने का तरीका, पिछले में मैंने परसेंटेज दे दिया, इसमें मैंने क्या दे दिया, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी,
इसके लिए दोबारा शायद हम नहीं लौटेंगे इस टॉपिक पे। मोलर मास है, मतलब मैंने डायरेक्ट ना इसी में कर दिया, शायद इसलिए तुम्हें लगा हो। ये नंबर मोल है, और अगर मेरे को इससे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है, वो हो जाएगा 0.0125/2। ये तो नंबर ऑफ मोल्स थे, ग्राम होता है 100 एक मोल में। तो अलग लिख दिया मैंने, कहीं उससे आपको मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से कंफ्यूजन ना हो। कोई ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो? एक मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले आई सिंपल सा, और आपको कह रही हूं, आपको जो NaOH की सॉल्यूशन मैंने दी है, या HCl किसी भी एक की सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूं, चेक एवरीवन, 10 ml 0.2 मोलैरिटी की सॉल्यूशन लेकर आई। इस NaOH को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम HCl चाहिए? तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा, बैलेंसिंग चेक किया करो। बाई चांस मुझे ऐसा लगता है बैलेंस्ड है, चेक करिए। चलिए बैलेंस तो है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दिमाग में तो सोच ही लेते हैं, अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट, जितने मोल इसके उतने ही मोल इसके। थर्ड थिंग, भाई जो गिवन है देख लो कितने मोल गिवन है। तो NaOH के कितने मोल्स गिवन है? मोलैरिटी के फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, मोलैरिटी गिवन है 0.2, वॉल्यूम गिवन है 10 ml, उसको किया लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। हेल्प मी आउट, कितने आए? 2 × 10⁻³ एवरीवन। इसके सहारे से क्या निकाल रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स। जितने मोल NaOH के चाहिए उतने ही मोल HCl के चाहिए, तो इतने मोल HCl के चाहिए होंगे। सो इसके नीडेड, जो मेरे से पूछ रखी है चीज, रिक्वायर्ड इज 2 × 10⁻³ मोल्स, बट मेरे को रिक्वायर्ड में क्या पूछ लिया, ग्राम्स। एक मोल का मास कितना है, 36.5, तो इसको इंटू कर दूंगी 36.5 से, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है। चलो एक और दो आंसर, जो भी है प्रोडक्ट, मेरे को परवाह नहीं प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं दोनों रिएक्टेंट में पूछ रही हूं। 2 मोलर 25 ml, मुझे बताइए कितने ग्राम्स, कितने मोल्स ही बता दो, चलो इंटू क्या ही करवाऊंगी मैं। कितने मोल्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए इसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए? पहले मेरे को इसके मोल्स निकलवा दो। इतने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, चेक, कितने आए ये मोल्स? ये कितने चाहिए होंगे मायरा? इतने ही। एसिड और बेस है, दोबारा देखो, बस ट्रिक करना तो यही था मैंने, और फंस गए तुम लोग। इससे एक H निकलता है, इससे 2 H निकलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, एसिड और बेस को मैंने खुल के बोला है, मैं न्यूट्रलाइजेशन दे रही हूं, एसिड और बेस दे रही हूं। चेक एवरीवन, मैंने प्रोडक्ट क्यों नहीं दिए? प्रोडक्ट देती तुम लोग तुरंत यहाँ 2 कर देते, सॉरी यहाँ 2 कर देते। क्यों प्रोडक्ट देने से बची हूं? ऑब्वियस है कि मैं सीधे ये मांगना चाहती आपसे कि लैब में एक एसिड है HNO3, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है MgOH होल ट्वाइस से। तो तुम ना बनाओ ना, इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत है? क्यों शौक आया पड़ा है मेरे को ये देखने का, एक एसिड और एक बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, टाइम ही तो वेस्ट होना है। मुझे पता है ये कौन सा एसिड है, एक H प्रोड्यूस करने वाला, ये कौन सा बेस है, 2 OH प्रोड्यूस करने वाला। तो मुझे यहीं से पता चल गया कि 2 OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 H चाहिए होंगे। अब आई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसके 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए होता है। मेरे को इसमें कितने मोल्स दे दिए, ये तो सबने निकाल लिया। 0.05 मोल्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए MgOH के कितने मोल्स चाहिए होंगे, बाय 2।
बाय 2 तुम लोग कर लोगे, वो मैं बताना 5 को 2 से कैसे काटते हैं, राइट? तो बस अब अगर आप देखो तो ऐसी कोई भी चीज बिना नोटिस के आपके सामने आ जाएगी। आपको सब कुछ ध्यान रखना है। एसिड और बेस है तो ये ध्यान रखना है। मैं बैलेंसिंग देते देते रुकी हूं और यही क्वेश्चंस भी करेंगे आपके साथ। और मैं आपको वो तरीका बता रही हूं, डोंट क्रिएट रिएक्शन वाई टू। कम से कम आप 50 से 60 सेकंड लगा दोगे रिएक्शन क्रिएट करने में, मुझे पता है कर लोगे, हिट एंड ट्रायल्स पे बैलेंसिंग भी करोगे, बट 1 मिनट तो खराब करोगे। न्यूट्रलाइजेशन में क्वेश्चन मेरा यही खत्म हो जा रहा है, मैं क्यों रिएक्शन भी लिखूं, बैलेंस भी करूं, फिर वो लंबा चौड़ा रास्ता लूं। क्लियर? तो मेरा पर्पस क्या था, आपको ये मोलैरिटी वाली बात की आदत डालना। जैसे ही एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, पिछला आपको इजी लगने लगता है। दैट वाज माय जॉब टुडे, कि एक लेवल बढ़ा देते फिर लगेगा ये ठीक ही चल रहा था, ये मोल्स निकालने हमको आ गए थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, इस टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक, नॉट लास्ट मतलब ये तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, इसमें तो हमें क्या ही करना है, टॉपिक ही चल रहा है, आपके हिसाब से चलता जाएगा। अगर रिएक्शन या चेंज एसटीपी पे ना हो रहा हो तो लिखना मत, रुको, लेट मी डिसाइड। मेरे को ये आज मैं एलआर लेने में इंटरेस्टेड हूं और टाइम मेरे पास कम है, तो लेट मी टेक एलआर फर्स्ट, क्योंकि 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपका एलआर शुरू हो जाता है। व्हाट इज दिस एलआर? इस टॉपिक को अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब ये आज खत्म नहीं हो सकता। आज ये बताया जाएगा, आपको बहुत परेशानी होगी और अगली क्लास में इस परेशानी को रिजॉल्व किया जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री में ही एक बार और आ जाती है लिमिटिंग रिएजेंट की। मैं हर साल घिसा पिटा एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं वही एग्जांपल आपके साथ ले रही हूँ, बड़ा कामयाब एग्जांपल है क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको ऐसे ही पढ़ाया था। इफ आई हैव अ फैक्ट्री सेटअप ऑफ मेकिंग शर्ट्स, मेरे पास शर्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री है। एक दिन में शर्ट की बॉडी जिस सेक्शन में बनती है वो 100 शर्ट्स बना के मेरे को दे देते हैं, लेकिन उसी शर्ट का कॉलर जो बनता है वो अलग सेक्शन में बनता है और एंड में उन दोनों को अटैच करके शर्ट डिस्पैच होती है। मेरे पास मेरी फैक्ट्री के जो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जिसमें शर्ट्स बन रही है वो रोज 100 शर्ट बना के मेरे को दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा कॉलर वाला है वो 200 कॉलर रोज बना के दे रहे हैं। शर्ट पूरी कब बनेगी? जब कॉलर और बॉडी दोनों में मिला सकूंगी। मुझे बताइए, जो फैक्ट्री का हिस्सा कॉलर बना के दे रहा है वो क्या कहेगा, आज हमने कितनी शर्ट डिस्पैच कर दी? 200। लेकिन जो फैक्ट्री का हिस्सा शर्ट की बॉडी बना रहा है वो क्या कहेगा, हमने 100। आप थर्ड पार्टी बाहर से देखने वाले, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते कितनी शर्ट बनी एक दिन में। तो जो चीज कम बनती है, जो चीज पहले एग्जॉस्ट होती है, जो चीज पहले खत्म होती है, वही डिसाइड करेगी ना प्रोडक्ट क्या बना। अगर मैं कहूं आपको, मैं एक क्वेश्चन देती हूं, 2 कॉलर प्लस 1 शर्ट, प्रोडक्ट नहीं दे रही आपको, 2 कॉलर प्लस 1 शर्ट, क्या बोलोगे? 1 शर्ट। 2 + 1 3 तो नहीं करोगे? करोगे, आज अब दिखा दूंगी मैं। शर्ट और कॉलर में आप 2 + 1 3 नहीं करते, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन क्या कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मैम 2 अमोनिया 3 हाइड्रोजन, सॉरी 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 अमोनिया बनाएंगे, या 2 + 3 5 कर देंगे, 2 + 3 4 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। आज आप गलती से भी मैथ्स मत लगा देना। यहां पर 2 कॉलर और 1 शर्ट मिलके 3 शर्ट नहीं बनी, शर्ट कितनी बनी? एक ही बनी। तो कोई कॉलर देख के, तुम में से कॉलर का नंबर देख के अगर मेरे को शर्ट बताएगा वो गलत होगा। किसका नंबर देख के तुम्हें प्रोडक्ट बताना है? शर्ट का, बॉडी का। तो अब मैं तुम्हें दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दूंगी। अब तक क्या हो रहा था, वी वर प्लेइंग वेरी सेफ। हम एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देके प्रोडक्ट की पूछ रहे थे, या एक प्रोडक्ट के ग्राम्स पूछ के रिएक्टेंट की पूछ रहे थे, या एक रिएक्टेंट का ग्राम देके दूसरे रिएक्टेंट का ग्राम पूछ रहे थे। लेकिन अब अगर मैं कहूं आपको 1 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम ऑक्सीजन लाई, दोनों को बर्न किया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 1 + 1 2 तो हो ही नहीं सकता। मैं ग्राम की बात कर रही हूं। पहले तो तुम देखोगे इनमें से कम कौन सा है, जो कम है आंसर उससे देंगे। तो जब तक आप कम को नहीं चुनोगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट
जो सबसे पहले खत्म होता है, एग्जॉस्ट होता है या कम पड़ता है, उस रिएक्टेंट को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम्हारे रिएक्शन प्रोडक्टिविटी आउटपुट को लिमिट कर रहा है। तुमने सोचा था 200 शर्ट, बट शर्ट की बॉडीज देखो तो बनी है सिर्फ 100। तो तुम्हारे प्रोडक्शन को लिमिट करने वाली चीज कौन सी है? वो ये है शर्ट की बॉडी। और बहुत फेमस एग्जांपल है, शायद आपको सोशल स्टडीज वगैरह में बताते हो, जब वेरियस कंट्रीज के कल्चर की बात आती है कि जापान में स्ट्राइक करने का क्या तरीका है, हिंदुस्तान में स्ट्राइक करने का लेटेस्ट तरीका है हाईवे जाम कर दो। लेकिन उससे पहले हाईवे जाम करना तो नहीं होता था, फैक्ट्रियां बंद करके, जो बहुत कॉमन हुआ करता था कुछ साल पहले, कि कहीं भी किसी भी फैक्ट्री वाले ने, अगर उनके यूनियन ने, लेबर्स ने स्ट्राइक करनी तो काम छोड़ के बैठ जाते हैं, विच इज अ नेगेटिव थिंग। जापान में स्ट्राइक कैसे होती है? सारे शर्ट के कॉलर ही कॉलर बनाई जाते हैं, सारे लेबर कॉलर वाली साइड पहुंच गए, 1000 कॉलर एक दिन में बना के दे दिए। ना तुम बेचने लायक, ना तुम मेरी तनख्वाह काटने लायक, ना तुम मेरे पे केस करने लायक। काम तो हो रहा है, डबल स्पीड से हो रहा है, कि बंदे की इन्वेंट्री खत्म हो जाए, उसको पावर का, बिजली का बिल भी देना पड़े, सारा कुछ करना पड़े, और उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुनी कर दी कॉलर्स की। संभालो तुम, जब तक फैशन ही आउट हो जाना, तुम्हारे कॉलर नहीं संभलने तुम पे। तो फैक्ट्री पे जब ये यहां पर उन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही तो लगा लिया, एक रिएजेंट की सप्लाई बंद कर दी, तो रिएक्शन होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। तो जो रिएक्टेंट ज्यादा होता है वो हमेशा अनरिएक्टेड बच जाता है। अब आपके क्वेश्चन 3 होंगे एक ही में। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई एक्सेस रिएजेंट, तीसरा क्वेश्चन होगा हाउ मच लिमिटिंग रिएजेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो कितना बच गया नीचे। तो ये शर्ट और कॉलर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन जितने आज हो सकते हैं वो मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट के कराती हूँ, और उसके बाद पता लगेगा अगली क्लास में हमें क्या लेना है। तो खैर, यहाँ पे क्वेश्चन 10 मैंने लिखा हुआ है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आपको सप्लाई 2 चीजों की दी है, बस भाई इधर ही, आपको सप्लाई 2 चीजों की दी है, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 2 मोल। कितनी अमोनिया बनेगी? अंशिका, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल दिया है क्वेश्चन में, सैंपल में मैंने नाइट्रोजन गैस का तो दिया 1 ही मोल, और हाइड्रोजन गैस के दे दिए 2 मोल। कितनी अमोनिया बनेगी? 1 + 2 3 तो नहीं कर दिया ना? चेक। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए, भाई विचार यही रखने, अप्रोच यही रखनी है। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? और मैंने कितने दिए? कम दिए। दिस इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। देखने में तुमको 1 से ज्यादा लगेगा 2, तो सारी मैथ्स को साइड पे रख देना कि 2 इज ग्रेटर देन 1। हाउ कैन 2 बी अ लिमिटिंग रिएजेंट? प्लीज, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 1। ये मैं एग्जांपल दे सकती हूं। यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, चेक करिए। अब इसमें मैं एक और काम कर सकती हूं, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं आपके लिए, फिर से लिख के। अगर इसमें मैंने नाइट्रोजन कितना दिया बच्चों, फिर से 1 मोल, हाइड्रोजन कितना दिया, 2 मोल। मेरे को ये पता है 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन सकता है। अगर, यार ये बैलेंसिंग में गड़बड़ है, यहां 6 होना चाहिए, चेक करना। 3 नहीं नहीं चलेगा, 3 राइट। तो 1 मोल N2 के लिए कितने मोल H2 चाहिए? तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगा। एक भी चीज आपने कम कर दी, अमोनिया का ये 2 आप नहीं यूज कर सकते। तो 1 मोल N2 के साथ 3 मोल H2 चाहिए थे, और आपने कौन सी चीज कम कर दी? वही कम कर दी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें 2 रिएक्टेंट दिए जाएं, आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते वक्त यूं लिखना पड़ेगा, 1 मैम मोल आपकी ऑफ वीडियो काफी हाइड्रोजन। लैग कर रही है। वीडियो लैग कर रही है? यस मैम। ये मैं वैसे 2-3 दिन से ऑब्जर्व तो कर रही हूं। अभी भी देखना बच्चा, नहीं अब ठीक है, बीच में कर रही थी बीच में काफी। कर रही है, क्योंकि अभी ये लास्ट में ही है, बट आई चेक इट, आई चेक इट। मेरे को जहां थोड़ा सा भी 1-2 मिनट मिलते मैं चेक करती हूँ। 1 मोल N2, 3 मोल H2 क्या बनाएगी? 2 मोल अमोनिया।
पहले तो मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाऊंगी बैलेंस्ड इक्वेशन से, फिर इससे सोचूंगी कि मेरे को एक N2 चाहिए था, 3 H2 चाहिए थे, क्या क्या दे रखा है, एक ही मोल N2 दे रखा है, तो ये तो मीट कर गई कंडीशन। लेकिन 3 मोल H2 चाहिए थे और दे क्या रखा है, ये कंडीशन मीट नहीं करी। इट इज लेस देन रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पहचान गए हम। मेरे को अब ये पूछना है, सौरेश इधर ही रहो बेटा, किसी चीज में उलझो मत। अब कितने अमोनिया बनेंगे, किससे ढूंढोगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। ये तो ज्यादा है ही, कम कौन सी चीज है, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ही तुमने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिया, दूसरे को तो भूल जाओ, वो तो थोड़ा बहुत बचना है। लिमिटिंग रिएजेंट कितना दे रखा है, 2 मोल। अब बताओ 3 मोल से कितने मोल बनती है अमोनिया, 3 मोल से 2 मोल बनती है। 1 मोल हाइड्रोजन से कितनी बनेगी, 2/3 ऑफ अमोनिया। लेकिन आपने कितने हाइड्रोजन दिए हैं, 2 दिए हैं, तो कितनी बनेगी, 4/3 मोल्स। अब 4/3 मोल कितने होते हैं वो बाद में संभालना। गलती हो गई, ए लिमिटिंग रिएजेंट में कूदोगे तो गलती होगी। होता है होता है होता है, कोई बात नहीं। पॉइंट यहां क्या था, आपको ये समझना, अभी भी कर वही स्टोइकियोमेट्री रहे हो, लेकिन अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट देख के एक्सेस वाले को इग्नोर करना है और कम वाले से ढूंढना है कितने ग्राम प्रोडक्ट बना, कितने मोल प्रोडक्ट बना, बस। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो जितने लोग भी अंगड़ाइयां ले रहे हैं, थक रहे हैं, शक्लें देख रहे हैं, और मना करो टेस्ट को। आदत है 4-5 पे मैम छोड़ देती हैं, अब आज टेस्ट नहीं है तो पढ़ाएंगी। अब समझ में आ रहा होगा डेली टेस्ट लेना मेरे लिए कितना जरूरी था, तुम लोगों को एक्टिव रखने के लिए, तुम लोगों को इन्वॉल्व रखने के लिए। एनीवेज, नाउ डू दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। इट डजंट मीन कि पूरा करिए, लेकिन कोशिश शुरू करिए इसकी। भाई तुमने कर लिया कल, मैं इसका कितना खामियाजा भुगतूं, फिर भी गलत दे रहे हो। और क्या, शांति से बैठो। तुम डीपीपी का कोई भी क्वेश्चन उठा लो बालक, तुमसे अब हो जाएगा, पूरी डीपीपी हो जाएगी तुमसे। एलआरई तो है लास्ट टॉपिक, अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस लेंगे। आज बहुत सिंपल सिंपल करना चाहूंगी मैं। सबसे पहली चीज, कन्वर्ट एवरीथिंग इन मोल्स प्लीज, माय सजेशन। मोल्स में करिए। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए मेरे को N2 के कितने मोल्स दिए हैं। तो देखा जाए तो 2 × 10⁻³ ग्राम्स, तो 2000 ग्राम दिया है, तो इसको 2000 ग्राम भी लिख सकती हूं मैं चाहूं तो। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो किससे डिवाइड करूं, 28 से। तो पहले तो आप लोग शुरू करिए, सांस लीजिए आराम से, घबराइए मत। H2 के मोल्स कितने होंगे, H2 गैस के, अगर मैंने उसका मास लिया है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास होता है 2, पहले तो दोनों के मोल्स निकालिए फिर करते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल टेस्ट के हैं बेटा। ये डीपीपी पता है हम कैसे बनाते हैं, चंडीगढ़ के सारे स्कूलों के टेस्ट पेपर लेके उसमें जो जो क्वेश्चन आए वो सारे डाल देते हैं। फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ के स्कूल इस बात पे मेहनत नहीं कर रहे कि हम नए क्वेश्चंस लाएं। 10 साल से यही डीपीपी चल रही है और अभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन स्कूल पेपर में यही आएंगे, जैसे तुम्हारे वाले में आज दिखा देते तो मेरे को तसल्ली हो जाती। बट यस, ये सब्जेक्टिव डीपीपी के क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, स्कूल में यही आते हैं और करीबन 10 साल से बदले नहीं है स्कूल वाले, ये नहीं मेहनत करनी उन्होंने। नंबर ऑफ मोल्स दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। आर्यन, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 71, ये 71 ले लूं चलेगा, लेट्स मेक थिंग्स इजी अभी के लिए। तो मैं इसके मोल ले लेती हूं 71 और इसके तो दिख ही रहे हैं 500 मोल्स। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर दे दिए कि आप परेशान हो जाओ। अभी तो किलोग्राम में भी आएगा एक क्वेश्चन, उसमें पता नहीं हम कितने मोल्स ले आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में तो फिर किलो के भाव ही बनती है ना चीज। सो अब मेरे को पता है यहां पर एवरीवन, 1 mole of N2 require 3 moles of H2 to form 1 mole of अमोनिया। जिसने एक बार अपने हाथ से लिख दिया उससे ये 1 + 3 = 4 वाली गलती नहीं होगी।
मैं आज ये सोच के आई हूं कि बैलेंसिंग में गलती करनी है, सो सॉरी। ऐसे सोचा हुआ है मैंने, तो होगी अभी तो। अड़ गई है मेरी भी सुई जी। अब मेरे पास क्या है, 1 मोल N2 के साथ कितने मोल मेरे को H2 चाहिए? 3 तो चाहिए ही चाहिए। अब मेरे पास N2 कितने मोल है, तो 71 के साथ कितने चाहिए होंगे? 3 गुना कितना आएगा 71 का? 200 कुछ, 200 कुछ, और दे कितना रखा है पता चल गया, ये एक्सिस वाला है। जो एक्सिस वाला लिख दो उसके नीचे एक्सिस, और जो जल्दी खत्म होगा उसके नीचे लिख दो लिमिटिंग रिएजेंट। कोई नहीं देख रहा आपने लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला, सिर्फ पूछा जाता है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। आपको अपने रफ वर्क से बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो एक्सिस में दिखी गया आपको, एक्सिस वाला लिमिटिंग नोट हो गया सबके पास। अब बता दो 71 मोल्स N2 से कितनी अमोनिया बनेगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं वेट कर रही हूं फिर भी। 142 मोल्स, तो ग्राम्स पूछा होगा तो ग्राम्स में तो कर ही लोगे। अमोनिया का मास 17 ग्राम होता है। कंप्लीट करो, मैं वेट कर रही हूँ। और ज्योति हम देखना किसी ने कंप्लीट ना किया हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मेरे को पूरा कंप्लीट कराना है कि अब लिमिटिंग रिएजेंट आते ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट अमोनिया प्रोड्यूस्ड। पवित्र क्लियर हो रहा है या मैं अभी भी वीडियो बहुत लैग कर रही है? मैम बीच बीच में कर जाती है, वैसे ठीक है। हाँ, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी देख रही हूँ, ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट अमोनिया प्रोड्यूस्ड जी। जैसे ही मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया कि नाइट्रोजन है, अब मेरे को अमोनिया प्रोड्यूस जो निकालना है वो कैसे निकालूंगी? आई नो 1 मोल ऑफ N2 produces 2 moles of NH3। तो 71 मोल ऑफ N2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? इसका दुगना, 2 मोल्स एवरीवन। तो कितना आया? 142 मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन यहां बाई चांस आंसर मेरे को मोल्स में नहीं मांगा, ग्राम में मांगा है। तो ग्राम्स अगर मेरे को निकालने हैं तो मोल्स 142 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलर मास जो मुझे दिखता है शायद 17 है, ये आ जाएगा आपके पास। इतनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई। तो स्टोइक्योमेट्री के साथ ही एलआर किया जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि है तो ये भी स्टोइक्योमेट्री, इतने से कितना बन रहा है। बस आपको एक लाइन और ऐड कर दी इसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ के बताओ। तुम शर्ट को देख के बता रहे हो कि कॉलर को देख के बता रहे हो प्रोडक्टिविटी? मुझे बताइए, यहां किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा ये वाला? अब मैं डीपीपी का एक क्वेश्चन कराती हूँ, आई थिंक उसमें मेरा आज का काम, आज का टारगेट तो अचीव हो जाएगा। ये डीपीपी का ही 10th क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 9th करिए डीपीपी का, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th करिए। क्वेश्चन 9th है, वो ही कैल्शियम कार्बोनेट ही पीछे पड़ा हुआ है हमारे आज। केशव, पवित, समर, आई होप यू पीपल आर स्टिल इन द क्लास बिकॉज आई कैन सी यू। अभी निकल गया है। प्लीज चेक बैलेंसिंग ऑल्सो। बैलेंसिंग भी चेक करिएगा। एक एटम अभी मैंने बनाया नहीं है, अब बैलेंसिंग करो। H2O बनेगा, है ना? और मैंने H2 बना दिया। आई एम सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखो। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम HCl दिया है। मैं सबसे पहले क्या लिखती हूं, 1 मोल यानी 100 ग्राम। एवरीवन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पेन छोड़ दो एक बार। 1 मोल मतलब 100 ग्राम। और जो दिख ही रहा है जिसके लिए 100 बड़ा इजी है इसलिए मैं पकड़ रही हूं। HCl कितने ग्राम?
100 के साथ 36.5 चाहिए होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट मुझे कितना दे रखा है? HCl कितना दे रखा है? देखो 20 के साथ 20 तो नहीं चाहिए। अगर ये 100 के साथ 36.5 है तो ये 20 के साथ 20 से तो कम ही चाहिए था, तुमने जरूरत से ज्यादा दे दिया। तो ये तो हो गया एक्सेस, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो टपाक से निकाल लिया करो, एक नंबर तो मिले मेरे को। अब आती है वो बात, कन्वर्ट एवरीथिंग इन मोल। मैं चाह रही थी मैं इसका मोल निकलवाना बचा लेती, हालांकि मुझे पता है ये 1 ही मोल है। आई नो दिस इज ऑल्सो 1 मोल, आई नो दिस इज ऑल्सो 1 मोल, लेकिन मैंने गिवन तो ये है। तो बैलेंस नहीं है, सॉरी सॉरी, बैलेंस कर लो पहले, तो फिर तो और क्लैरिटी आ जाएगी हमको। लिमिटिंग रिएजेंट तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा इसमें। अभी भी सेम ही सिचुएशन है कि 100 के साथ कितना चाहिए था, 70 के आसपास मान लो, ठीक है 72 है, उसको अप्रॉक्स कर लेते हैं भाई। कितना चाहिए था 100 के साथ? 70। 20 के साथ कितना चाहिए होगा? ये मैंने 100 लिया तो 100 से कम चाहिए था, 20 लिया तो ये 20 से कम ही चाहिए होगा। तो आपने ये किस में दे दिया? एक्सेस में। ये हुआ एक्सेस रिएजेंट, ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट पार्ट तो मेरा होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, उसके बाद आगे चलें। अब आगे चलने में मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन में? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, अब मोल्स पे आ जाते हैं, राइट। तो मुझे अब सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को फोकस रखना है। तो 20 ग्राम में कितने मोल्स इसके? मैं फिर भी लिख रही हूं सबके लिए कि किसी को ये ना लगे मैंने डायरेक्टली कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन है 0.2। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए चेक कर लो, बैलेंस्ड है अगर तो एक ही मोल। तो 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा? 0.2 मोल। एक मोल का मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो 0.2 का कितना मास होगा? दैट इज माय आंसर। ये कर तो वही स्टोइकियोमेट्री रही हूं मैं, सिर्फ पहला पार्ट बदल गया भाई। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लो, उसके बाद आउटपुट दे देना। तो ये मेरी तरफ से लिमिटिंग रिएजेंट की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्लास में मैं लिमिटिंग रिएजेंट से ही स्टार्ट करूंगी, 2-3 क्वेश्चन जरूर करेंगे और उसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे जो अभी तक हमने किया नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, दैट इज लॉज।